और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। साउंड चेक करेंगे एक बार। साउंड चेक करेंगे एक बार। और भी स्टूडेंट ज्वाइन करें। कल जो क्वेश्चन दिए थे क्या आप लोग उसको सॉल्व किए हो? यस सर। सॉल्व हो चुका है? बाकी बच्चे भी बताएं। चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग एक थ्योरम देखेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। और यह थ्योरम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन but converse is not necessary true। तो इसका कन्वर्स जो है ना वो ट्रू नहीं होगा। यह जरूरी नहीं है कि इसका जो है से कन्वर्स क्या हो, तो ट्रू ही हो। यानी हम कह सकते हैं एवरी इंटेग्रल इज नॉट नेसेसरी अ फील्ड। देखिए कहता ये यह थ्योरम क्या है, प्रत्येक फील्ड एक इंटेग्रल डोमेन होगा। ठीक है, इतना ही कहता है। सबसे पहले आप बताएंगे कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इंटेग्रल डोमेन कब कहलाता था? कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या कोई भी रिंग को इंटेग्रल डोमेन कब कहते थे? तो रिंग के साथ साथ कम्यूटेटिव और यूनिक एलिमेंट हो विदाउट जीरो डिवीजन। उसको रिंग उसको इंटेग्रल डोमेन कहते थे। एक में तक क्या था, सबसे पहले तो रिंग होना चाहिए, उसके कम्यूटेटिव होना चाहिए, उसके बाद में उसका यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और उसका जो है से विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। उसको हम इंटेग्रल डोमेन कहते थे। लेकिन फील्ड में क्या था? बोलिए फील्ड में क्या था? बोलिए फील्ड में क्या था? फील्ड में यही था कि कम्यूटेटिव भी हो
और उसका यूनिट रिंग भी हो, मतलब कि रिंग विथ यूनिटी हो या रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, और वहां विदाउट जीरो डिवाइजर्स के बदले में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था। तो उसको हम क्या कहते थे? तो फील्ड कहते थे, फील्ड कहते थे, ठीक है। यानी हमको इसमें फील्ड दिया गया है, हमको क्या प्रूफ करना है? तो इंटीग्रल डोमेन प्रूफ कर देना है। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा, वह जरूरी नहीं है कि सही है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, लेट आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए फील्ड। यह हमको क्या दिया गया था? एक फील्ड है। तो हम यह मान लिए हैं कि आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए फील्ड है। देयरफॉर जैसे अगर यह फील्ड होगा तो फील्ड का जो प्रॉपर्टी है वह तो फुलफिल होगा ना। यानी कहेंगे देयरफॉर आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला जो कंडीशन जो है, जो उसका प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या कहें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो देखिए यहां से 10 है, वी हैव टू शो दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमको यह प्रूफ करना है कि प्रत्येक फील्ड क्या होना चाहिए था? तो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है? दैट इज वी शुड so that a field has no zero divisor या विदाउट जीरो डिवाइजर कह सकते हैं, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर यह फील्ड अगर इंटीग्रल डोमेन अगर हो जाए, तो इंटीग्रल डोमेन कब होगा? जब इसका तो दो प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव विथ यूनिटी तो चाहिए ही, और साथ ही साथ थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए था? तो वह नो जीरो डिवाइजर हो या विदाउट जीरो डिवाइजर हो। तो हमको यही प्रूफ करना है, वी शुड सो दैट अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। यानी फील्ड में हम यह प्रूफ कर देंगे कि वह नो जीरो डिवाइजर है। इसका मतलब क्या है? वह इंटीग्रल डोमेन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दो एलिमेंट मानते हैं। लेट ए कॉमा बी बी द एलिमेंट ऑफ एफ with a does not equal to 0 such that ab इक्वल टू 0। देखिए हम यहां से a और b जो है ना, इस तरीके से एलिमेंट को माने हैं जो कि f का एलिमेंट है। एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ f नहीं बल्कि r, क्योंकि यहाँ r हम माने हैं ना। तो यहाँ a और b क्या है? दो एलिमेंट हम r का ले रहे थे, और इस तरीके से ले रहे थे कि a डज नॉट इक्वल टू 0 है, और ए बी इक्वल टू क्या है आपका?
तो 0 है, ठीक है। तब हमको यहां से क्या प्रूफ करना है, एक चीज आप बताएंगे कि अगर ए और बी अगर आर में है और ए बी इक्वल टू क्या है, 0 है, तो नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो नो जीरो डिवाइजर कब कहते थे, तभी ना कहते थे कि इसमें आइदर ए भी 0 हो जाए, नहीं तो बी 0 हो, नहीं तो दोनों 0 हो जाए, यानी बोथ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। तो ये इसमें क्या दिया गया है कि अगर ए बी इक्वल टू हम 0 लेके चल रहे हैं और ए अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो हमको क्या प्रूफ करना होगा कि अगर यह 0 नहीं है, हम क्या कह रहे थे, या तो ए 0 होगा नहीं तो बी 0 होगा। तो ए अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, बी को 0 होना होगा। कब, मतलब यह नो जीरो डिवाइजर होने के लिए ठीक है, या विदाउट जीरो डिवाइजर होने के लिए। तो वही चीज यहां से लिखेंगे, वी शैल सो डैट बी इक्वल टू 0। हमको क्या प्रूफ करना है यहां से, अगर ए 0 के बराबर नहीं है और ए बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, तो बी इक्वल टू 0 होना चाहिए था। अच्छा एक चीज और देखिए यहां से, सिंस अगर ए 0 के बराबर नहीं है तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि यह आर क्या है, एक फील्ड है, और फील्ड का ही हम एक कोई एलिमेंट लेके चल रहे थे जो कि यह 0 के बराबर नहीं है। तो जब फील्ड अगर है तो उसका जितना भी जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा सबका तो इनवर्स निकलेगा ना, तो यही ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा अब यहां से देखिए, वी हैव, अगर ए बी इक्वल टू 0 है, ए बी इक्वल टू 0 है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। हम क्या कर रहे थे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा किए हैं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एसोसिएटिव से ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यह कैसे लिख रहे थे, तो बाई एसोसिएटिव। अच्छा फिर आप यहां से देख सकते हैं, क्या ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू बी इक्वल टू 0। और यहां से लिख लीजिए, सिंस ए इनवर्स ए इक्वल टू 1 होता है। अच्छा फिर आप क्या लिखो, यहां से 1 में बी से गुणा करते बी इक्वल टू 0, यानी यहां से 1 इंटू बी इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो यही हमको क्या प्रूफ हो गया कि b इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, b इक्वल टू 0। अब हम सिमिलरली क्या कर सकते हैं, इस बार हम क्या किए हैं कि a डज नॉट इक्वल टू 0, अगले बार क्या होगा, तो b डज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे सिमिलरली में। लिखिए यहां तक इसको।
लिख चुके हैं। सर क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? अगर हाँ इसको नहीं समझते हैं तो फिर सिमिलरली में आप नहीं समझ पाएंगे। क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं भी है तो कमेंट करें सभी बच्चे। तो आइए अब हम लोग सिमिलरली की बात करते हैं, ठीक है। अब इस बार हम क्या करेंगे कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस बार हम करेंगे b डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिएगा यहां से सिमिलरली आप लिख सकते हो लेट ए बी इक्वल टू जीरो एंड b डज नॉट इक्वल टू जीरो। तब हमको यहां से क्या प्रूफ करना है, वी शैल सो दैट क्या प्रूफ करना है हमको, तो a इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखिए अब अगर अगर यहां से कह रहे थे कि भाई b अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, a जीरो होना होगा। तो यही हमको प्रूफ करना है, इसके a जीरो करना है। तो देखिए यहां से सीन से क्या हम लिख रहे थे, b अगर जीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, बी इनवर्स जैसे एग्जिस्ट करेगा तो वी हैव, देखना है यहां से क्या है, ए बी इक्वल टू जीरो लेके चले हैं ना। तो यहां से ए बी इंटू बी इनवर्स, ए बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू जीरो इंटू बी इनवर्स। हम क्या कर रहे थे, बी इनवर्स में राइट साइड से गुना कर रहे हैं, यानी इसको क्या लिखोगे, ए इंटू बी बी इनवर्स इज इक्वल टू जीरो एसोसिएटिव से। अच्छा, फिर आप यहां से क्या लिखोगे, ए इंटू वन इज इक्वल टू जीरो, यानी ए इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम ए इक्वल टू क्या प्रूफ कर चुके हैं, जीरो प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या प्रूफ करना था, नो जीरो डिवाइजर या विदाउट जीरो डिवाइजर, यही ना प्रूफ करना था इंटीग्रल डोमेन होने के लिए। तो हम तो प्रूफ कर चुके हैं, यानी हम कहेंगे यहां से 10 से इफ ए कॉमा बी अगर आर में है देन ए बी इक्वल टू जीरो। और यह जीरो कब हो रहा था, जब ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। हेंस हम कह सकते थे, हेंस ऑफ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, या विदाउट जीरो डिवाइजर कह सकते हैं। देयर फोर एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन, इंटेग्रल डोमेन। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक फील्ड जो है एक इंटेग्रल डोमेन के बराबर है। लिखिए आप इसको, देख रहे हैं ना, से यहां से हम b इक्वल टू जीरो प्रूफ कर लिए
और ए इक्वल टू यहाँ 0 प्रूफ कर लिए, यही चीज है। अब इसका कन्वर्स पार्ट पे हमको चलना है। इन्वर्स से देखिए यहां से, अगर b जो है 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो है। और जैसे अगर इसको हम फील्ड मान के चल रहे थे, यानी फील्ड हमको यह दिया गया था, क्योंकि फील्ड से ना हम ए और बी लेके चल रहे थे, तो फील्ड होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए था, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का वह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से यहाँ बी अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? यस सर। लिख चुके हैं इसको? मिटा दें? यहां लिखने के बाद में यह सब चीज लिखना था। यानी हम यह प्रूफ कर चुके हैं कि इसी आर में यह क्या हो रहा था, तो नो जीरो डिवाइजर्स, इसका या विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी आप लिख सकते हैं, जीरो डिवाइजर्स भी आप कह सकते हैं। तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या चाहिए था, कम्यूटेटिव होना चाहिए था, और रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए था, और नो और विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए था, या नो जीरो डिवाइजर होना चाहिए था। तीन प्रॉपर्टी को फॉलो हो गया, इसका मतलब क्या है, वह इंटीग्रल डोमेन हो गया। मिटा देना इसको। अब आइए इसका कन्वर्स पार्ट की बात करते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या कहता है कि प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन जो है वह क्या नहीं होगा, तो फील्ड नहीं होगा। ठीक है, यही इसका कन्वर्स पार्ट है। बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, दैट इज एवरी इंटीग्रल डोमेन, every integral domain is not of field। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर टेक एन एग्जाम्पल।
द रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटेग्रल डोमेन, इंटेग्रल डोमेन बट इज नॉट अ फील्ड। क्या ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं? आपको कहे थे कि आई कॉमा प्लस इंटू, यह जो है एक रिंग तो है, सॉरी रिंग कहते हैं, या इंटेग्रल डोमेन तो है, ठीक है, इंटेग्रल डोमेन तो है, बट या आई आई कॉमा प्लस कॉमा डॉट या क्या है, तो इज नॉट या नॉट फील्ड है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले किए हैं या नहीं किए? इसको लिखना नहीं, हम समझा रहे थे। क्या ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं या नहीं किए हैं? और यह फील्ड क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उसका लास्ट प्रॉपर्टी जो है ना, जो नॉन जीरो एलिमेंट का जो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वह एग्जिस्ट नहीं करता था। एग्जिस्ट नहीं करता था तो हम क्या कहेंगे, हम वो फील्ड नहीं है। जैसे मैं आपको बताए थे कि टू, मान लेते हैं या टू जो है ना आई में है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? टू इंटू वन बाई टू इक्वल टू वन के बराबर होना चाहिए था। और क्या वन बाई टू आई में है? नहीं है। तो आई में जैसे नहीं होगा, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, टू का इनवर्स जो है ना एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, टू एक नॉन जीरो एलिमेंट था और नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स निकालना चाहिए था ना, अगर फील्ड होता तो। अगर इनवर्स नहीं निकला इसका मतलब क्या है, फील्ड नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं कि इसी क्वेश्चन को फिर से हम बनावे? समझ गया सर जी। आप अगर एग्जाम में अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इतना भी लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो कहिए तो इसको प्रूफ कर देते हैं, करें? कुछ नहीं बोलिएगा। चलिए इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो करें कि छोड़ दे? रहने दीजिए सर। क्योंकि ऐसा सवाल हम बताए हुए हैं ना, कितना बार बताए हुए सवाल यह। एक में तो इंटेग्रल डोमेन में बताए थे, फिर फील्ड किए थे तो वही चीज आपको बताए थे, अब फिर वही चीज को यहां लिख रहे थे, फिर से बताएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक इंटेग्रल डोमेन जो है ना वह फील्ड नहीं होगा। यह जरूरी नहीं है कि वह फील्ड ही हो, लेकिन और मतलब कि यह जो है आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट के लिए यह फील्ड नहीं हो रहा था। लेकिन अगर यही हम सेट ऑफ रियल नंबर लेके चलते, यानी आर प्लस कॉमा डॉट, तो यह इंटेग्रल डोमेन भी था और फील्ड भी था, लेकिन इसके लिए तो नहीं था। तो यही कह रहा था क्या से, यह जरूरी नहीं है कि फील्ड ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वह सेट पे डिपेंड करेगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पंकज कुमार,
चलिए एक और थ्योरम हम देखना चाह रहे थे। कहता है ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विथ नहीं विदाउट जीरो डिवाइजर इज ए फील्ड दैट इज, या और ऐसे भी लिख सकता है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। अभी हम जस्ट कहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन जो है ना वह फील्ड नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह क्या कहता है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट वर्ड लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, इसलिए यह फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है ना वह क्या होगा, एक फील्ड होगा। यही हमको प्रूफ करना है। या तो आपको यह लैंग्वेज में दे या तो यह दे, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। क्यों सेम है, कि फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या कहलाता है, इंटीग्रल डोमेन कहलाता है, और फाइनाइट है तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा, तो वह क्या है, फील्ड होगा। यही प्रूफ करना है हमको। क्या आप स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं, या थ्योरम क्या कह रहा है आप लोग समझ रहे हो या नहीं, एक बार बोलिए कमेंट करके। तो चलिए इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसमें जो है ना आपको फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन दिया गया है, और इसी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को हमको क्या प्रूफ कर देना है, तो फील्ड प्रूफ कर देना है। तो एक चीज बताएंगे, इंटीग्रल डोमेन या फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में कौन कौन प्रॉपर्टी फॉलो होगा, एक कॉम्यूटेटिव होगा, एक रिंग विथ यूनिटी होगा, और एक जो है ना विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो। और इसी इंटीग्रल डोमेन को अगर फील्ड हमको प्रूफ करना है तो क्या क्या प्रूफ करना होगा, या कहें दो प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा। कौन कौन प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव वाला और रिंग विथ यूनिटी वाला, और इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, या कहें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे यह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वैसे ही हम क्या कह देंगे कि प्रत्येक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड होता है। फाइनाइट इंटीग्रल का मतलब क्या है, कि कोई सेट जो है ना उसका एलिमेंट फाइनाइट होगा, और उस सेट से जो मतलब इंटीग्रल डोमेन बनेगा उसको जो है ना फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। यानी जो भी सेट हम लेंगे ना उसका जो एलिमेंट होगा वह फाइनाइट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से प्रूफ में लेट डी कॉमा प्लस कॉमा डॉट बी ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हम लेके चल रहे हैं, या दिया गया है। देयरफॉर डी इज ए कॉम्यूटेटिव, अगर वह इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग
with unity and having no जीरो डिवाइजर या विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता। जैसे में अगर यह एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब डी क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड क्या होगा उसका जो है से आपको एंड हैव या हैविंग नो जीरो डिवाइजर या विदाउट जीरो डिवाइजर्स तो होगा ही होगा। अच्छा, अब यहां से देखिए, लेट हम डी एक ऐसा सेट मान रहे हैं जिसका एलिमेंट क्या है, फाइनाइट हो, यानी A1 कॉमा A2 कॉमा A3 इसी तरह से डॉट 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 AN हम ले रहे थे। जो यह डी जो हम जो सेट लेके चल रहे हैं वह फाइनाइट इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि यह फाइनाइट इंटीग्रल था, तो फाइनाइट इंटीग्रल था इसलिए हम लोग फाइनाइट लेके चल रहे थे। अब हमको क्या प्रूफ करना है, इन ऑर्डर टू शो दैट डी इज अ फील्ड, हमको यही प्रूफ करना है क्या कि डी क्या होना चाहिए था, तो फील्ड होना चाहिए था। इसका मतलब है वी ओनली हैव टू शो दैट डी हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स for every non zero एलिमेंट इन डी। हमको यह प्रूफ करना है कि डी क्या हो, फील्ड हो, तो डी फील्ड कब होगा, यानी वी ओनली हैव टू शो दैट डी हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन डी, यानी डी का जो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट है ना वह क्या होना चाहिए था, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था। जैसे एग्जिस्ट कर देगा या कर जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फील्ड कह लेंगे। तो देखिए यहां से नॉन जीरो एलिमेंट इन डी, फॉर दिस पर्पस let a does not equal to 0, b any arbitrary element of d and consider the set D1 equal to A1 comma A2 dot 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 AN, all the element of D1 are distinct। देखिए एक चीज और, हम क्या कह रहे हैं कि हम एक कोई भी ए नॉन जीरो एलिमेंट वह डी का हम लेके चल रहे हैं, और एक जो सेट यहां माने हैं डी A1 A2 A3, तो उसी तरह से इस मतलब यह जो एलिमेंट ए है, इस ए एलिमेंट में हम डी के प्रत्येक एलिमेंट से गुना कर रहे हैं, और गुना करके हम एक नया सेट बना रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं D1। और यह कह रहे थे क्या, ऑल एलिमेंट ऑफ D1 आर डिस्टिंक्ट, यानी D1 का जो प्रत्येक एलिमेंट जो है ना वह डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग है, क्या है, दोनों सब अलग अलग है। तो यह हम कह रहे हैं से अलग अलग है, लेकिन इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि भाई ये अलग है या नहीं है।
तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का हम यूज करेंगे। हम यह मान के चलेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट सेम है, लेकिन हम वह प्रूफ कर देंगे कि जो चीज हम माने हैं ना वह गलत है। यानी हमको कंट्राडिक्शन मिल रहा था, इसका मतलब क्या है, सब डिस्टिंक्ट होगा। तो इसी को लेने के लिए हम लोग यहां से फोर ए आई इज इक्वल टू ए जे, ए जे यानी आई डज नॉट इक्वल टू जे। जैसे मैं आई की जगह पे मान लेते हैं से 1 रखते हो, और ए और जे के जगह पर अगर 2 रखते हैं, क्या दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, बराबर मान के चल रहे हैं। और आगे हम प्रूफ कर देंगे कि भाई जो हम माने हैं ना वो हम गलत माने हैं, इसका मतलब जो है वो सही है। अच्छा, तो इस देखिए यहां से क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, ए आई, इसको इधर भेजोगे तो माइनस ए जे इक्वल टू 0। दोनों अगर में ए कॉमन है तो ए आई माइनस का ए जे इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप बताएंगे, अब हम कह रहे थे कि ए अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, यह ए आई माइनस ए जे 0 के बराबर होगा। क्यों, बोले क्यों? पंकज कुमार, पंकज कुमार है या नहीं? यशलोक कुमार, यशलोक जी, हाँ बताइए। तो अगर ए 0 नहीं है तो निश्चित रूप से यह 0 होगा, लेकिन क्यों होगा यह हमको बताइए। लखिंदर कुमार, लखिंदर जी हैं क्या? हेलो सर। हाँ हाँ, सर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसी कारण ए आई माइनस ए से 0 हो जाए। हम लोग जैसे में यह डी क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। इंटेग्रल डोमेन में क्या होता है, नो जीरो डिवाइजर होता है। तो नो जीरो डिवाइजर में क्या होता है कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, आइदर ए इक्वल टू 0 होगा और नहीं तो बी इक्वल टू 0 होगा, यही हो सकता है ना। तो यहाँ इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यह जो कह रहा था कि ए जो है ना 0 के बराबर नहीं है, यानी यह 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, बी 0 होगा। और बी क्या दिया गया, यही ना दिया गया है। यानी हम इसको लेके चलते हैं, ए आई माइनस का ए जे इक्वल टू 0, और यहां से लिख लेंगे सिंस ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड, ये दिखाई दे रहा है ना, एंड डी इज एन इंटेग्रल डोमेन, इंटेग्रल डोमेन के कारण। समझ रहे हो ना। अच्छा, अब यहां से क्या लिखेंगे, ए आई इक्वल टू ए जे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब जैसे हम लोग ए आई इक्वल टू ए जे जो लिख के चले हैं, अब आई के जगह पे अगर मान लो से हम 1 रखते हैं और जे के जगह पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। और हम क्या मान के चले हैं, हम बराबर मान के चले हैं। इसका मतलब हमको क्या मिला यहां से,
we get a contradiction that D has a distinct element। इसलिए हम क्या कह देंगे कि यह जो एलिमेंट है ना वह क्या है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, लिखें आप लोग इसको। लिख चुके हैं। मिटा दे इधर वाला। लगता है नेट
अब ठीक है, नेटवर्क का इशू हो गया था। अब ठीक है, मिटा देना इसको इधर वाला। तो इस तरीके से हमें क्या प्रूफ कर चुके हैं कि इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है ना वह डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट है। हम इधर का इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत है। अच्छा, अब यहां से क्या लिख सकते हो, देयरफॉर ए आई डज नॉट इक्वल टू ए जे लिख सकते हैं। ठीक है, जो हम माने तो वह कंट्राडिक्शन हो गया, यानी क्या दोनों बराबर नहीं था। इसका मतलब है कंसिक्वेंटली डी हैज एन डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट और डी नहीं D1, क्योंकि यह D1 था ना, यानी इसमें जो है ना एन डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा अब यहां से एक चीज देखेंगे क्या, 10 से द एलिमेंट ऑफ D1 आर एलिमेंट ऑफ D प्लेस्ड इन सम ऑर्डर। हम क्या कह रहे हैं कि जो D1 का जो एलिमेंट है ना वही D का एलिमेंट है, बस क्या है से उसका ऑर्डर इधर उधर हो। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिएगा यहां से हम अभी क्या मान के चले हैं कि ए जो है वह किसका एलिमेंट है, तो D का, यानी ए बिलोंग करेगा D में कि नहीं करेगा, करेगा। अच्छा एक चीज और बताइएगा, हम लोग यह जो D जो है यह है आपका एक इंटीग्रल डोमेन है। तो जैसे अगर इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा तो इंटीग्रल डोमेन होगा तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ना मल्टीप्लिकेटिव के लिए। तो जैसे अगर यह क्लोजर प्रॉपर्टी अगर फॉलो करेगा तो क्या हम लिख सकते हैं, और यहां से देखिए D क्या माने या सेट माने हैं, यानी D जो है हम लोग A1 A2 A3 डॉट 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 AN माने हुए हैं, और A भी D का एलिमेंट है, और A1 A2 A3 भी क्या है D का एलिमेंट है, और D एक इंटीग्रल डोमेन है तो वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर A और B D का एलिमेंट है या मान लें R का एलिमेंट है तो AB भी क्या होगा, R का एलिमेंट होगा। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN यह सब कहाँ बिलोंग करेगा, तो D में का ही एलिमेंट होता है, होता या नहीं होता। यही बात लिखे हैं 10 एलिमेंट ऑफ D1 आर एलिमेंट ऑफ D प्लेस्ड इन सम ऑर्डर, यानी कुछ डिफरेंट ऑर्डर पे होगा, ऑर्डर अलग होगा लेकिन क्या होगा वह सेम ही होगा। क्या इस लाइन को आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, मेन यही लाइन आपको समझना है। क्या इस लाइन को समझे या नहीं, बोलिए यस या नो। क्योंकि हम यह कह रहे हैं क्योंकि D1 और D का जो एलिमेंट है वह दोनों सेम है। हाँ हो सकता है दोनों का पोजीशन अलग अलग हो, यानी ऑर्डर अलग अलग हो। तो अगर दोनों का अगर सेम अगर हो जाएगा
तो फर्दर डी हैज यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट, क्योंकि डी अगर इंटीग्रल डोमेन है तो यूनिट एलिमेंट निश्चित रूप से होगा। अर्थात कह सकते हैं दैट इज, अगर डी जो वन जो है अगर डी में है, इसका मतलब क्या है, वन आपका डी वन में भी होगा कि नहीं होगा? होगा, निश्चित रूप से होगा। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज, दैट देयर एग्जिस्ट an element B in D such that कि AB इक्वल टू 1 बट D इज कॉम्यूटेटिव, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर AB इक्वल टू 1 इज इक्वल टू BA लिख सकते हैं। इसका मतलब कह सकते थे 10 A इनवर्स इज एग्जिस्ट इन D। और जैसे A इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हेंस D इज अ फील्ड। लिखिए इसको, हम समझा रहे हैं हम क्या लिखे, लिखिए तो इसको यहां से यहां तक लिखेंगे। लिख चुके हैं। एक चीज बताइएगा आप लोग, कि अगर AB इक्वल टू 1 या BA इक्वल टू 1 हम लिख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको? हम यह बात कहेंगे ना कि या B इक्वल टू A इनवर्स, कहेंगे या नहीं कहेंगे?
क्या हम बी को या ए इनवर्स इक्वल टू बी नहीं कर सकते? यह जो है ना इनवर्स का या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो यही डेफिनेशन होता है ना कि ए बी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बी जो है ना ए इनवर्स है। उसी तरीके से यहां से हम लिख रहे थे क्या, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, यानी बी जो है ना इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है और किस में, डी में, सच दैट ए बी इक्वल टू 1। और जैसे ए बी इक्वल टू 1 हो गया और डी क्या है, कॉम्यूटेटिव है, तो ए बी इक्वल टू 1 है तो निश्चित रूप से बी ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से ए बी इक्वल टू 1 है और वही इक्वल टू बी ए के बराबर है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया और ए क्या था, तो नॉन जीरो एलिमेंट था। तो फील्ड होने के लिए क्या चाहिए था कि नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था। और हम लोग सब का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करा रहे हैं, हम ए कोई नॉन जीरो एक ही एलिमेंट लेके चले हैं और उसी को हम बता दिए से भाई उसका क्या इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आज जैसे अगर ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट किया नॉन जीरो एलिमेंट ए का, वह क्या हो गया, इसलिए हम क्या कहते हैं यहां से 10 ए इनवर्स इज एग्जिस्ट हेंस डी इज अ फील्ड। यानी यह क्या हो गया आपका, यह इंटीग्रल डोमेन था या कहें फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन था और यह फील्ड भी हो गया। क्या आप लोग बताएंगे समझे या नहीं? सभी बच्चे एक बार जयकारा लगाएंगे, क्या समझे हो या नहीं? और भी बोलिए। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम लोग कल आते हैं तो कल कुछ और आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज के क्लास में इतना ही। गुड नाइट।